केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भोजन करने के बाद उड़ रही अफवाहों पर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अगर कोई बीच में दीवार बनकर आता है तो उसे गिरा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ रहा है। दरअसल बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अपने मांगे मनवाने में लगी हैं। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी को उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके 2022 के चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो उसे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई में अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर पर रोक लगाने के लिए बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में अपील करते हुए अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कहा वे मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। कुंभ हरिद्वार फेक टेस्टिंग मामले में मैक्स प्रबंधन की गिरफ्तारी पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने कहा जांच में करें सहयोग। काशीपुर में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। घर में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस और वन विभाग टीम ने चलाया ऑपरेशन मानसून। वन्य जीव तस्करों की घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। काशीपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में आया नया मोड़। आरोपी युवक का हुआ वीडियो वायरल वीडियो ने पीड़िता के दावों पर खड़े किए सवाल। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहीद मेजर विवेक गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कामली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि करी और इसके साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। वो मानवता के उपासक और इसके साथ ही सिद्धांतवादी थे। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। राष्ट्रीय हितों की प्रबलता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी के बाद रायपुर थानो मार्ग पर बड़ासी पुल की अप्रोच रोड में दरार आने के मामले में लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। इसमें 2 अधिशासी अभियंता जबकि 1 सहायता अभियंता शामिल है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता आर.के. सुधांशु की ओर से यह आदेश किया गया है। मामले में मुख्य अभियंता में अपनी जांच में लोनीवी के अधिशासी अभियंता जीत सिंह रावत, तत्कालीन अधिशासी अभियंता शैलेंद्र मिश्र और सहायक अभियंता अनिल कुमार चंदोला को दोषी पाया था। तीनों को मुख्य अभियंता कार्यालय पौड़ी से संबंध पर किया गया था और इसके साथ ही अधिशासी अभियंता जीत सिंह रावत की तैनाती अक्टूबर 18 में यहां पर हुई थी। तब पुल का निर्माण हो चुका था। इसके बावजूद भी वे कार्रवाई की जद में आ गए। इसके कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नाराजगी जाहिर की है। उत्तराखंड में इन दिनों मंत्री हरक सिंह रावत और कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल के बीच जमकर तकरार चल रही है। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तो ये कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री को दोनों के बीच मध्यस्थता करवानी चाहिए। कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल ने कहा कि बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी जमकर पलटवार किया।
उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का मामला पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का है, जिसमें उनके द्वारा 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। अगर शमशेर सिंह सत्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री करण सिंह रावत की सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं तो मैं खुद इस बात को स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें अपनी ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। रोड मेडिकल कॉलेज के लिए बात है, वो तो त्रिवेंद्र रावत जी, ये तो सत्याल को ये पूछना चाहिए जो अध्यक्ष इस बात को कह रहा है सीबीआई की जांच, तो क्या वो त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं? मैं आज ये सवाल उनसे कर रहा हूं क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए कोटद्वार को मेडिकल कॉलेज को 50 करोड़ देने की स्वीकृति, मैंने नोट लिखा। मैं तो विधायक हूं कोटद्वार से, मैं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हर तरीका अपनाऊंगा और वो मैं अपने लड़की की शादी के लिए, अपने घर के लिए नहीं कर रहा हूं। कोटद्वार और पूरे पौड़ी जनता के लिए मेडिकल कॉलेज, और इस कोरोना महामारी में अगर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज होता, जैसे मैंने दून का मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एफर्ट्स किए, उसी तरह कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मैं एफर्ट्स कर रहा था। मैंने नोट लिखा, मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदन किया, शासनादेश। और आज अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि वो 50 करोड़ में जो धनराशि बोर्ड से दी गई उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो मैं क्या उन त्रिवेंद्र रावत जी क्या हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? तो उनके खिलाफ क्या सीबीआई की जांच करने की मांग वो कर रहे हैं? लेकिन एक दायित्वधारी मंत्री को बेइज्जत कर रहा है, तो आपको नहीं लगता ऐसे दायित्वधारी को हटना जरूरी है? देखिए, ये तो जो अपने आप को 40 साल पुराना कार्यकर्ता कह रहा हो और उसको ये समझ नहीं हो कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझको दायित्व दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री पे उंगली उठा रहा हूं या मंत्री पे उंगली उठा रहा हूं, तो ये तो मैं सोचता हूं कि उनको सोचना चाहिए मुझको। लेकिन मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, दुनिया की किसी एजेंसी से, देखिए आज तो हमारी सरकार है, लेकिन कल 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई जांच करा ले, कोई, अगर आप सोचो कि अगर आज क्यों कह रहे हो इस बात को कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, करा लेते जांच भाई। जो अध्यक्ष 20 अक्टूबर को अध्यक्ष हो गया ना, 20 अक्टूबर अध्यक्ष हो गया। तो वहीं हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर विपक्ष इस पूरे मामले में जुड़े अधिकारियों और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी कांग्रेस के साथ सहमति जताते हुए कहा कि कुंभ फर्जीवाड़े के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें जेल में भेजना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है। मुख्यमंत्री एक संस्थान है, वो खुद कोरोना टेस्ट करने नहीं जाते। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं और सब मिलकर संकट के भंवर से पार होंगे। मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, न वर्तमान मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, एक ही नाव पर हम सब लोग सवार हैं। लड़ेंगे कैसे? पार होंगे तो साथ पार होंगे। बयानबाजी लगातार दोनों मुख्यमंत्री को नहीं, उन्होंने भी अपने तरफ से कहा है कि वैक्सीनेशन में जांच होनी चाहिए और उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच प्रारंभ कर भी दी है। इसमें कितना ही बड़ा व्यक्ति चाहे, गलती किसकी है? वर्तमान मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की? आगे फर्जीवाड़ा क्यों है? किसी की गलती नहीं है। तो ये गलत निकला है पूरा मामला? देखिए ना, मुख्यमंत्री एक प्रतिष्ठान होता है, तो प्रतिष्ठान क्या टेस्ट करने थोड़ी जाता है। अब वो जांच हो रही है, जो अधिकारी होंगे उसमें, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो कंपनी है और जिन लोगों ने इससे प्रॉफिट कमाने की सोची होगी फर्जी दिखाकर, उन सब पर नकेल कसी जाएगी और वो जेल की सीकचों में बंद होंगे। आप चिंता न करिए। तीरथ जी तो कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र जी के टाइम का, त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं कि तीरथ जी के टाइम की गड़बड़ियां हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके टाइम की भी गड़बड़ियां हैं, किसी का इसमें दोष नहीं है। जिन अधिकारियों ने ये गड़बड़ी कराई है वो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हमारे ऊपर, हम इसका नैतिक दायित्व लेते हैं, तो चाहे पहले के समय का हो चाहे बाद के समय का हो। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसने अपराध किया है उसको। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में लगा कोरोना कर्फ्यू कोरोना के आंकड़े कम करने में अहम रोल अदा कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ताजा तस्वीरें उत्तराखंड के रामपुर से सामने आई हैं, जहां पर लोग घर से बाहर घूमते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीते रोज ऐसे लोगों का रैंडम
कोरोना टेस्ट किया गया। 100 लोगों के टेस्ट में 8 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। इसके बाद इलाके में सख्ती और बढ़ा दी गई और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर जाते समय नियमों का पालन जरूर करें और मास्क जरूर लगाएं। कोविड का जो कर्फ्यू 5 बजे के बाद लग रहा है, उसका काफ़ी उल्लंघन किया जा रहा है और लोग बिल्कुल कोविड एटिकेट बिहेवियर्स का फॉलो नहीं कर रहे थे। मास्क के बिना घूम रहे हैं, बच्चों को लेके घूम रहे हैं अननेसेसरी। तो हम लोगों ने एसडीएम साहब, सीओ साहब, हम लोगों की मीटिंग हुई थी आरटी की, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जितना हमारा कंट्रोल में आ रहा है, अगर इसी तरह से लोग लापरवाही बरतेंगे तो उससे हो सकता है कल को फिर से पॉजिटिव रेट्स ना हो जाए, बढ़ जाए हमारा। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रैंडम जो हमारा मेन रास्ता है ये बैराज वाला और आम डंडा वाला, जहाँ पे लोग घूमने निकलते हैं, तो वहाँ पे रैंडम रैपिड एंटीजन देखते हुए हम लोग लगातार अलग अलग स्थानों पे रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। जो शाम को लोग घूम रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, उसी के क्रम में आज यहाँ पे भी सैंपलिंग की जा रही है और करीब 100 सैंपल यहाँ पे अभी किए गए। हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज द्वारा दायर पुलिस एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में दिए निर्णय के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा। कोर्ट ने कहा उनसे 25 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए भी कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वो मामले की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। 25 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश भी होंगे। सुनवाई न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकल पीठ में हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार की ओर से बीती 17 जून को मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया गया कि कुंभ मेले के दौरान उक्त संस्था ने एंटीजन टेस्ट प्रशिक्षण में धोखाधड़ी की है और इसके साथ ही मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने कुंभ मेले के दौरान रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नालवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर लालचंदानी लैब्स लिमिटेड से समझौता किया, जो आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त हैं। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज केवल एक सेवा प्रदाता है। यदि कोई नकली प्रशिक्षण किया गया है तो उसमें मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की कोई भूमिका नहीं है और वो जांच में सहयोग करने को तैयार है। आगे साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को संस्था के खिलाफ कार्रवाई से रोके जाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मॉनसून सीजन को देखते हुए पुलिस और वन विभाग ने ऑपरेशन मॉनसून शुरू किया है। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम जंगल की तमाम जगहों पर गश्त करती नजर आ रही है ताकि तस्करों पर उन पर लगाम लगाई जा सके। आपको बता दें कि मॉनसून सीजन में जंगलों में झाड़ियां उग जाती हैं, जिससे तस्कर बखूबी फायदा उठाते हैं और बीते सैलून में कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। ऐसे में पुलिस और वन्य विभाग ने जगह जगह पर कम्बिंग कर अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयास में जुट चुके हैं और जंगलों में होने वाली गश्त को और बढ़ा दिया गया है। गश्त के दौरान जंगलों में भीतर स्थित नदी, नालों और स्रोतों की निगरानी की जा रही है। जंगलों के प्रवेश स्थलों के अलावा जीवों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गश्त के सिग्निफर डॉग सहित अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध शिकारी और अवैध पातन के लिए विशेष रूप से गश्त चलाई जाती है। इसमें एक टीम बना करके पूरे जंगल का भ्रमण करती है, जो कि जीपीएस बेस्ड होती है और इसके रास्ते में उनको गश्त के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली वो उनको रिकॉर्ड करना होता है, जिसकी रिपोर्ट रेंज ऑफिस में देते हैं। तद अनुसार फिर हमारे द्वारा सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाती है। की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था वेट मार्ट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जंगली जानवरों के मांस या उनकी खाल या अन्य अंगों की तस्करी पर रोक के लिए अभियान चलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो वन विभाग है उनसे संपर्क किया गया और एक कंबाइंड टीम का गठन करके आज जो है मॉर्निंग से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जगह पे जाके देखा गया कि कोई गलत कार्रवाई या असामाजिक तत्व। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां मोदी सरकार रात दिन एक किए हुए है, तो वहीं सरकार के आदेश अनुसार तहसील विकास नगर क्षेत्र के आदुवाला गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव जाकर स्वास्थ्य ग्रामीणों की कोरोना जांच कर रहे हैं। विभाग की ओर से जांच के लिए ग्राम पंचायत आदुवाला में टीम बनाकर भेजी गई, लेकिन गांव में देखने को मिला कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आने जाने वालों को रोक करके
कोरोना जांच कराने के लिए कह रहे थे, तो वहीं कुछ ग्रामीण कुछ न कुछ बहाना बनाकर भागते हुए नजर आए। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया कि सभी लोग बढ़ चढ़कर भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए सरकार का सहयोग करें और बेझिझक कोरोना टेस्ट करवाएं। लेकिन लगता है कि कुछ लोग अब भी कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर मंजू पुंडीर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जो टीमें हैं बनाकर उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार गांव-गांव जाकर कोरोना जांच कर रही है और आज आदुवाला में 24 आरटीपीसीआर जांच हुई है और 86 एंटीजन जांच की गई है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी टेस्ट में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला है। इन टेस्ट के परिणाम देखकर लगता है कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार गिरता जा रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 8 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 221 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 23,663 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 23, बागेश्वर में 1, चमोली में 6, चंपावत में 17, देहरादून में 70, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 13, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 8, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 5, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की मामलों की हम बात करें तो आपको बता दें कि 38,978 हो चुकी है। इनमें से 3,23,225 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,896 पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक 7,052 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस को भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने में कोई संवैधानिक संकट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। कौशिक ने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर कांग्रेसी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना की पहली और दूसरी लहर, फिर वैक्सीन पर कांग्रेस की हाईकमान से लेकर स्थानीय नेताओं तक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अब जनता ने उनकी रत्ती भर भी जब नहीं सुनी तो मुख्यमंत्री तीरथ रावत के चुनाव लड़ने पर संवैधानिक संकट पैदा होने की बात करने लगे। कौशिक ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेसी नेताओं ने अभी तक संविधान पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 के पैरा 4 में स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री जो 6
माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल दल का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना होगा और ऐसा न होने पर वो सदस्य नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिस दिन शपथ ली उस दिन चुनाव के लिए 1 साल से ज्यादा का समय शेष था, इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने में कोई अड़चन नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिसकी चपेट में आकर कई परंपरागत शिल्प, हस्तकला, कुटीर उद्योग भी बंद होने की कगार पर हैं। कुछ ऐसा ही हाल पारंपरिक घराटों का भी है। आपको बता दें कि विकासनगर तहसील क्षेत्र का अंबाडी ग्राम सभा में ब्रिटिश काल से स्थापित घराट का भी है, जिसकी देखरेख का जिम्मा सिंचाई विभाग करता था, लेकिन आज सिंचाई विभाग में इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले सिंचाई विभाग और जापान की किसी कंपनी ने मिलकर अंबाडी गांव की भोली भाली जनता को बिजली उत्पादन के सपने दिखाए थे और कहा कि समस्त अंबाडी ग्राम सभा इसकी बिजली से जगमगा उठेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में ठप हो गया, जिसके चलते घराट की नहर भी अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस घराट पर लाखों रुपए की टरबाइन मशीन लगाकर छोड़ दी गई है। तब से ना तो यहां पर बिजली पैदा हो रही है और घराट चल पाया है। स्थानीय निवासी अरशद अली का कहना है कि इस घराट में 45 साल से चला रहा था। इसी घराट से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन सिंचाई विभाग ने अपने प्रोजेक्ट के चलते आज घराट का अस्तित्व खत्म कर दिया है। कहीं ना कहीं इसकी शिकायत भी सिंचाई विभाग से की गई, लेकिन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये असल में ऐसा हुआ जी, ये करीबन 45 साल से हम लोगों के पास है। पहले मेरे पापा के नाम था, अब ये 10 साल की समथिंग मेरे नाम पे चल रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा किया, विभाग वाले आए हमारे पास, कुछ ग्राम सभा के लोग इकट्ठे किए कि आपके यहाँ हम एक मिनी प्लांट लगा रहे और ये जो है इतनी बिजली बनाएगा कि आपकी अंबाडी ग्राम सभा को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सबको यहीं से कवर हो जाएगी और आपको बहुत सुविधा मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी हर तरीके की। और यहाँ पे प्लांट लगाते हैं और आपका रोज़गार भी बंद नहीं होगा। हम ऐसी में जो है इस तरीके से हम इस मशीनें फिट करेंगे। मैंने कहा चलिए चलो कोई बात नहीं, आप करो। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया जी, ये मशीनें प्लांट लगा, जब से प्लांट लगा हुआ है, ये 2015 के समथिंग लगाया था इन लोगों ने। जब से प्लांट लगा हुआ है ना तो प्लांट ही चल पाया, इनका सक्सेस हुआ है, ठीक है। कई बार इसमें सामान चेंज हुए हैं, ये नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या करा कि कम ज़्यादा हो रहा, मशीन पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, फिर इन्होंने एक बाईपास दिया इसमें। ये है देखो इधर से साइड से पड़ा है, कितना लंबा इन्होंने बाईपास लिया, ये पैप डाले। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव पर कई एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की शरण में बाबा रामदेव पहुंचे हैं। कई मुकदमे उन पर चल रहे हैं। अब उनको रद्द कराने के लिए बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बाबा रामदेव पर कई मुकदमे चल रहे हैं, कई एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग योग गुरु बाबा रामदेव ने की है। एलोपैथी पर टिप्पणी को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में आईएमए के द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव पर यह मुकदमे दर्ज कराए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया है कि जितने भी मुकदमे हों दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं और जितने भी मुकदमे उन्हें रद्द किया जाए। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक कपकोट के तीख क्षेत्र में चरस बरेली ले जा रहा था। आरोपी की बरेली में कपड़ों की दुकान बताई जा रही है। एसपी ने चरस बरामद करने वाली टीम को 1000 रुपए का इनाम भी दिया है। एसपी अमित श्रीवास्तव ने मंगलवार को चरस तस्करी के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सोमवार को पुलिस उप अधीक्षक शिवराज सिंह के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि कपकोट थाना पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाना है। आपको बता दें कि गाजपुल से लगभग 100 मीटर आगे एक युवक बाइक से आता हुआ नजर आता है। पुलिस को देखते ही वो घबराने लगता है। तलाशी लेने पर उसके बैग से 1 किलो 114 ग्राम चरस बरामद होती है। आरोपी के खिलाफ कपकोट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। देखिए, हमारा कपकोट क्षेत्र में कल जो है हमारी चेकिंग चल रही थी, उसमें सब इंस्पेक्टर लेवल पे। उस दौरान जो है वहाँ पर मोटरसाइकिल से जो है व्यक्ति आया और उसके पीठ में बैग भी था। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश करी तो उसने भागने की प्रयास किया और जब पुलिस ने उसको काबू में किया, पूछा उससे क्यों भाग रहे हो, तो फिर उसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मेरे पास इसमें चरस है। इस विषय पे फिर जो है हमने जो विधिक तरीका होता है चेकिंग का, जांच का, वो हमने इसमें अपनाया
हमें पब्लिक का गवाह भी मिला इसमें। मजिस्ट्रेट के सामने हमने जो है उसकी चेकिंग कराई और उसके पास से हमें 1 किलो और करीब 100 ग्राम से अधिक बरामद हुई। उससे पूछताछ से पता लगा है कि वो यहाँ का रहने वाला है, कपकोट में उसका गांव है और उसका दुकान है बरेली में, कपड़े की दुकान। तो वहाँ से यहाँ पे आता रहता था और यहाँ से चरस को बरेली ले जाता था। और बाकी और इसकी एक्टिविटीज़ क्या है वो अभी हम जांच में देख रहे हैं। इसके मोबाइल नंबर हमने ले लिया है मोबाइल। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले दिनों सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपियों ने दुष्कर्म के दौरान वीडियो बना ली थी और वीडियो वायरल करने के नाम पर लगातार आरोपी इस घिनौनी घटना को अंजाम देते रहे। पुलिस ने मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। लेकिन इस बीच आरोपियों ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें आरोपी एक शख्स के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को ने मानते हुए कहा कि पीड़िता ने जो दावा किया वो पूरा सच नहीं है, लेकिन मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही पूरी सच्चाई के साथ पुलिस मामले का खुलासा करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि 15 दिन पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने कहा था कि जो लोग उसे दुष्कर्म से बचाने के लिए आए थे वही लोग उसके साथ गत के कुछ दिनों पहले गैंगरेप का मामला ये हुआ है, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है और विवेचना प्रचलित है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से वो उतना सच नहीं है जितना वो एफआईआर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक बड़ी खबर सामने आई है। काशीपुर में एक घर के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर इसका खुलासा किया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर से कई लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 महिलाओं और 2 पुरुष हैं। घर से कई तरह की आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।